नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए समर्पित हिंदी मॉक टेस्ट गागर में सागर सीरीज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, महादेवी वर्मा की किस कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को यामा के लिए, इनकी कृति यानी इनकी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें यह पुरस्कार 1982 में प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 1982 में। महादेवी वर्मा से एक प्रश्न अक्सर पूछ लेता है, इनका जन्म, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। कहां हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। और इनकी कर्मभूमि इलाहाबाद रहा है, यानी प्रयागराज रहा है। प्रयागराज, ठीक है, पूछ लेता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार हरिऔध हैं। कौन है? हरिऔध हैं और इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है। और प्रिय प्रवास इन्हीं की रचना है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाओं में मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश और इनकी आत्मकथा है जिसका नाम है 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक, ये क्या है? ये इनकी आत्मकथा है। अक्सर पूछ लेता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 10 द्वार से सोपान तक, ये क्या है? इनकी आत्मकथा है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाओं में अनामिका, गीतिका और जूही की कली। अक्सर इसको परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। जूही की कली इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसको परीक्षाओं में पूछा जाता है। किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में कामायनी, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या अर्थ होता है? चिपका हुआ। जब किसी एक शब्द का किसी काव्य या किसी पंक्ति में एक शब्द हो और उसके कई अर्थ निकलें तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है, एक शब्द के साथ दूसरा अर्थ चिपका हुआ होता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। यहां जो पट शब्द है,
पट शब्द का तात्पर्य दरवाजे से भी है, दरवाजा, और पट शब्द से तात्पर्य वस्त्र यानी कपड़ों से भी है। किससे है? वस्त्र से भी है और दरवाजे से भी है। भिखारिन को देख दरवाजा भी बंद कर देते हैं और उसे वस्त्र भी देते हैं। बार बार दरवाजा भी बंद कर देते हैं और बार बार वस्त्र भी देते हैं। ये दोनों ही अर्थ इस पट से निकल रहे हैं। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। और यमक अलंकार क्या होता है, इसे भी यही क्लियर कर लीजिए। जब किसी पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, क्या हो? एक से अधिक बार आए और उसका हर बार अर्थ भिन्न हो। क्या हो? हर बार अर्थ भिन्न हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और श्लेष अलंकार में क्या है? एक ही शब्द के कई अर्थ निकले तो वहां श्लेष अलंकार होता है। और यमक अलंकार क्या होता है? एक शब्द कई बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकले तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। रसों के आपसे स्थायी भाव परीक्षा में अक्सर पूछता रहता है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है। क्या है? रति। और रति का मतलब प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है? शोक। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। क्या होता है? हास्य। यहां पे ये रस होगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा हतोत्साहित। क्या होगा? हतोत्साहित। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न शब्दों में सही बहुवचन रूप होगा। निम्न शब्दों में सही बहुवचन रूप तलवारें होगा। और ये किसका बहुवचन है? ये तलवार का बहुवचन है। किसका बहुवचन है? तलवार का बहुवचन है। जब आकारांश शब्दों का हम बहुवचन बनाते हैं, आकारांश शब्द क्या होते हैं? आकारांश शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का अंत आ पर होता है वो आकारांश शब्द होते हैं। जैसे ये तलवार शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? रा। रा का रूप क्या हो जाएगा? रा व्यंजन है। इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा ना। तो इसका जो अंत हो रहा है इस आ पर हो रहा है ना, तो ये आकारांश शब्द होते हैं। और जब हम आकारांश शब्दों का बहुवचन बनाते हैं तो ये आ के स्थान पर क्या हो जाता है? आ के स्थान पर ए हो जाता है। आ के स्थान पर क्या हो जाता है? आ के स्थान पर ए हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में आपको कंफ्यूज कराता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का निर्धारण किससे होता है? किसी वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, उस वाक्य में लिंग का निर्धारण किससे होता है? हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने एक वाक्य लिखा, वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। दूसरा वाक्य हमने लिखा, वह स्कूल जाती है। वह स्कूल जाती है। अब आप लोग देखिए, दोनों में वह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। दोनों में वह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। स्कूल जाता है और स्कूल जाती है। इन दोनों में किस में परिवर्तन हो रहा है? इन दोनों में परिवर्तन किस में हो रहा है? कैसे परिवर्तन हो रहा है? आप लोग देखिए, अच्छे से इसे समझ लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। इन दोनों में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्रिया में हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है? क्रिया में हो रहा है। आप देखिए, यहां जाता है और यहां जाती है।
ऊपर क्या है, पहले वाक्य में क्या है, जाता है, और दूसरे वाक्य में क्या है, जाती है। तो सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का निर्धारण किससे होता है, क्रिया से होता है। याद रखिएगा बहुत अच्छे से, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण क्रिया से होता है। समझने के लिए जाता है और जाती है रूपांतरण देखिए आप, किसमें केवल फर्क, किसमें परिवर्तन आ रहा है, केवल और केवल क्रिया में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। विशेषताएं शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है, विशेषताएं शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसे। विशेषता क्या है, विशेषता किस प्रकार की संज्ञा है, विशेषता भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, विशेषता भाववाचक संज्ञा है। और विशेषताएं क्या है, विशेषताएं विशेषता का बहुवचन रूप है, विशेषताएं विशेषता का बहुवचन रूप है। ये क्या है, विशेषता का बहुवचन रूप है, ये बहुवचन है। अब यहीं पे पॉइंट समझ लीजिए। जब भाववाचक संज्ञाओं का, जब भाववाचक संज्ञाओं का, क्या बोला मैंने, भाववाचक संज्ञाओं का, भाववाचक संज्ञा का जब बहुवचन बना दिया जाता है, बहुवचन बना दिया जाता है, बहुवचन बना दिया जाता है, तो वो संज्ञा भाववाचक संज्ञा नहीं रहती। भाव ने आप लोगों को संज्ञा के चैप्टर में बताया था, एकमात्र संज्ञा ऐसी होती है, एकमात्र संज्ञा का भेद ऐसा होता है जिसका बहुवचन होता है या जिसका बहुवचन हो सकता है। और वो कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। और जब भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वो भाववाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखिए। संयोग का विपरीत अर्थ वाला शब्द है, संयोग का विपरीत अर्थ वाला शब्द यानी संयोग का विलोम शब्द वियोग है। क्या है, वियोग है। अगला प्रश्न देखिए। उल्लास का सही संधि विच्छेद होगा, उल्लास का सही संधि विच्छेद उत्धन लास होगा। क्या होगा, उत्धन लास होगा। उल्लास में कैसी संधि है, उल्लास में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा, गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द गुणवती होगा। क्या होगा, गुणवती होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रातः काल में कौन सा उपसर्ग होगा, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वह शब्दांश होता है, उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पूर्व, पहले या आगे लगता है। तीनों वर्ड याद रखिएगा, तीनों से आपसे प्रश्न पूछ लेता है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पूर्व में लगता है, पहले लगता है या आगे लगता है। प्रातः काल में जो उपसर्ग होगा वो प्रातः होगा। क्या होगा, प्रातः होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय क्या है, प्रत्यय, प्रत्यय वह शब्दांश है, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में और अंत में जुड़ता है, वह क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। बहाव शब्द में आव प्रत्यय होगा। क्या होगा, आव प्रत्यय होगा बहाव शब्द में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रत्येक खाली स्थान है सिखाता है कि आपस में फिर खाली स्थान है से रहो। रिक्त स्थान पर उचित शब्द होंगे। यहां रिक्त स्थान और होगा भैया, रिक्त स्थान पर उचित शब्द होंगे। क्या होगा,
धर्म होगा क्या, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। बिल्कुल पहला वाला हो जाएगा, यहां पर धर्म हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, भाईचारे से रहो। ठीक है, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। आप अगले विकल्प लगा के देख लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति सिखाता है कि आपस में स्वार्थ से रहो। ऐसा तो नहीं होगा ना। प्रत्येक समाज सिखाता है आपस में मित्रता से रहो, यह भी सेट नहीं हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति सिखाता है कि आपस में मिलन से रहो, यह भी नहीं होगा। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची अश्व है, सैंधव है, घोटक है। यातुधान घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यातुधान राक्षस का पर्यायवाची है। किसका है, राक्षस का पर्यायवाची है यातुधान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सांप्रदायिकता नहीं होगा, सांप्रदायिकता, यही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा, सांप्रदायिकता। ठीक है, यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, सांप्रदायिकता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए होती है। क्या होती है, के लिए होती है संप्रदान कारक की विभक्ति। मेरा घर स्टेशन से दूर है, मेरा घर स्टेशन से दूर है, क्या इसमें है, नहीं है। राम घर पर सो रहा है, राम घर पर सो रहा है, क्या इसमें है, नहीं है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, राजा ने निर्धनों के लिए कंबल दिए। इसी वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है, राजा ने निर्धनों के लिए कंबल दिए। मेरा घर स्टेशन से दूर है, इसमें कौन सा होगा, मेरा घर स्टेशन से किसकी विभक्ति है, से दो कारकों की विभक्ति होती है, करण कारक की होती है, करण कारक की होती है और अपादान कारक की होती है। किसकी विभक्ति होती है, करण कारक की भी विभक्ति से होती है और अपादान कारक की भी विभक्ति से होती है। इसका जो करण कारक की जो विभक्ति से होती है, इसका अर्थ होता है कारण या द्वारा, किसके द्वारा कार्य किया गया है, और अपादान कारक की जो से विभक्ति होती है, इसका अर्थ होता है अलगाव। क्या होता है, अलगाव। आप लोग देखिए, मेरा घर स्टेशन से दूर है, अलगाव की बात कर रहा है ना, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। राम घर पर सो रहा है, पर किसकी विभक्ति होती है, में और पर। में और पर, ये दोनों विभक्तियां किसकी होती हैं, अधिकरण कारक की विभक्तियां होती हैं। किसकी विभक्तियां होती हैं, अधिकरण कारक की विभक्तियां होती हैं। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। राम खेलता है, इसमें क्या होगा, कर्ता कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण से तात्पर्य क्या होता है, विशेषण से तात्पर्य क्या होता है, विशेषण किसी शब्द की विशेषता बताता है। विशेषण किसी शब्द की विशेषता बताता है। अगर विशेषण है तो वो विशेषता बताएगा ही बताएगा, और जिस शब्द की ये विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। आप इन वाक्यों को देखिए, कहीं विशेषता है क्या। राम और श्याम भाई हैं, कोई विशेषता है, नहीं है। राम ने मां से रोटी और पानी मांगा, कोई विशेषता है, नहीं है। इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। राम ने रोटी खाकर, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, इसी में विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसमें विशेषता है, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पराजय और माला का समानार्थी शब्द है। पराजय का तात्पर्य हार भी होता है और माला का भी तात्पर्य हार होता है, तो इन दोनों का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, हार हो जाएगा।
ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में तालव्य वर्ण है, निम्न में तालव्य वर्ण है, तालव्य वर्ण कौन सा है? इस सा का उच्चारण मूर्धा से होता है, कहां से होता है? मूर्धा से होता है। और सा का उच्चारण दंत से होता है, इस सा का उच्चारण कहां से होता है? दंत से होता है। और इस सा का उच्चारण होता है तालु से, यानी यही तालव्य स्वर, तालव्य वर्ण है। यही कैसा वर्ण है? तालव्य वर्ण है। और हा का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सदगति शब्द में समास होगा, सदगति शब्द में कौन सा समास होगा? सदगति शब्द में कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सदगति शब्द, सदगति, सदगति शब्द में विशेषण विशेष्य का संबंध है। किसका संबंध है? विशेषण विशेष्य का संबंध है। और जब किसी समासिक पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तो उसमें कौन सा समास हो जाता है? कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है, तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास का जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। और 6 कारकों का प्रयोग होता है, कर्ता और संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास का प्रथम पद, पहला पद अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। और ये उपसर्ग प्रकृति का होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। अव्यय होता है और उपसर्ग होता है, और यही पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, और द्विगु समास जो होता है इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद कैसा होता है? संख्यावाची होता है, संख्यावाचक होता है प्रथम पद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आकार शब्द का तद्भव रूप होगा, आकार शब्द का तद्भव रूप अकाज होगा। क्या होगा? अकाज होगा। अकाज किसका तद्भव है? आकार का तद्भव है। अगला प्रश्न देखिए। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? आप देखिए इसमें कहां से संबंध जुड़ रहा है? संबंध बोधक शब्द आपसे पूछा गया है। आप देखिए, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, ये एक अलग उपवाक्य हो जाता है ना। यहां पे देखिए उनके बिना, तो ये जो बिना शब्द है, बिना शब्द यही संबंध बोधक शब्द है। यही कौन सा है? संबंध बोधक शब्द है। बिना शब्द संबंध बोधक शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जो क्रिया के प्रत्येक स्वरूप में विद्यमान रहता है। क्रिया के प्रत्येक स्वरूप में विद्यमान रहता है। जैसे जैसे देखिए चलना, क्रिया लिखा है चलना, और इसको जब हम तोड़ते हैं धातु में तो ये चल और ना, इसमें प्रत्यय लगकर ये कौन सी क्रिया बन जाती है? चलना क्रिया बन जाती है। पढ़, पढ़ना लिखा, क्रिया क्या है? पढ़ना, और इसमें जो धातु है वो कौन सी है? पढ़, और इसमें ना प्रत्यय लगा है, तो ये कौन सी क्रिया बन जाती है? पढ़ना। ठीक है, चढ़ना, चढ़ना में देखिए क्या है? चढ़ और ना प्रत्यय जुड़कर ये कौन सी क्रिया बन जाती है? चढ़ना। तो क्रिया का वह मूल रूप जो क्रिया के प्रत्येक स्वरूप में विद्यमान रहता है और इसके बाद क्रिया का कोई खंड नहीं होता है, वही धातु कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न शब्दों में एक का अर्थ स्त्री है, अंगना का अर्थ स्त्री है। अंगना का अर्थ स्त्री भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर इस पैराग्राफ को पढ़ने के आधार पर देने हैं। पैराग्राफ को कैसे हल करते हैं ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आप लोगों को पैराग्राफ से बिल्कुल भटकना नहीं है, पैराग्राफ से ही आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं,
जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है जो मोटर से चलते हैं, उनके लिए भीड़ एक अवरोध है। उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपटकर बाकी समय मुक्त हैं, ना अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है, क्या है, जिसके पास सत्ता है वह राज्य का हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है, और जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते, अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य समायोजनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। आप लोग देखिए कि यह पूरा पैराग्राफ किस शब्द के इर्द गिर्द घूम रहा है? यह भीड़ के सब इर्द गिर्द घूम रहा है। किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? भीड़ के इर्द गिर्द घूम रहा है, भीड़ के। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भीड़ की शक्ल। क्या हो जाएगा? इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? भीड़ की शक्ल। ठीक है, और यहां पर अगर शक्ल नहीं होता, केवल भीड़ लिखा होता तो भी भीड़ हो जाता। अगर यहां पर अगर विकल्प में केवल भीड़ शब्द होता, तो फिर इसका उत्तर वही हो जाता, फिर यह भीड़ की शक्ल नहीं होता। अभी प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भीड़ की शक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न देखिए क्या है? भीड़ से मुक्ति का उपाय है। भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? देखिए यहां पर, जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते, मतलब अपनी शक्ल देखना है भीड़ में, और यही भीड़ में अपनी शक्ल देखना, यही इसका उत्तर हो जाएगा कि अपनी शक्ल देखने से हम भीड़ से बच सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भीड़ किसके लिए रुकावट है? भीड़ किसके लिए रुकावट है? आप लोग देखिए, उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है जो मोटरसाइकिल से चलते हैं, और उनके लिए भीड़ ये अवरोध है। सीधा सीधा लिखा है ना, उनके लिए भीड़ क्या है? अवरोध है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बी हो जाएगा। मोटर में चलने वालों के लिए भीड़ क्या है? अवरोध है या रुकावट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? अब आप लोग देखिए, भीड़ का इस्तेमाल, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। क्या करता है? भीड़ में फंसे जो व्यक्ति हैं, वही व्यक्तियों की भीड़ है और उन्हीं के खिलाफ उस भीड़ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। सीधा सीधा है, भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध, है ना। अगला प्रश्न देखिए। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? आप देखिए, वो
ये तो बिल्कुल नहीं जानते। जिसके पास सत्ता है, क्या है, जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की हो, क्या हो, राज्य की सत्ता हो या संगठित उद्योग की सत्ता हो, वो भीड़ का इस्तेमाल करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सत्ताधारी। क्या हो जाएगा, सत्ताधारी। ठीक है, आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न था। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।